हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, भारत का इतिहास 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। और ये जो कंटेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सेकंड सेम के, तो उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कोड BAHIN 102। पेपर का नाम मैंने बता ही दिया है आपको। ये जो इतिहास है इंडिया का है, और ये 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब आपको बता दें कि यही पेपर हमने कई बार बताया है कि जो आपकी SDSUB की यानी कि श्रीदेव सुमन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर इसका आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। और साथ में जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में पहली बार ये पेपर हो रहा है, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैडम ये वीडियो हमारे लिए भी है क्या। तो आपको बता दें कि जितना भी आपके चैप्टर से वहाँ कंटेंट मैच कर रहा है, तो उसको आप उठा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सिलेबस नहीं लेकर आए हैं, यहाँ पर सीधे सीधे चैप्टर हैं। तो चैप्टर में से ही आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। BAHI यानी कि हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम से संबंधित। एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। अब बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने साथ और तैयारी करते रहिए। फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और जो वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। पहली जो आपकी यूनिट है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी सफलताएं। अब बात करते हैं कि इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें तीनों ही गुप्त इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम भी, द्वितीय भी और समुद्रगुप्त भी। तो इनमें से यहाँ पर आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में भी, समुद्रगुप्त के बारे में भी। तीनों की सफलताएं पढ़ लीजिए। तीनों में से किसी की दो की तो डेफिनेटली आएंगी। तैयारी कीजिए अच्छे से, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। चलते हैं आपके सेकंड पेपर पर, यानी कि सेकंड यूनिट पर। यहाँ आप देख रहे हैं समुद्रगुप्त का उत्तरापथ एवं दक्षिण पथ अभियान। पढ़ लीजिएगा ज़रूर, यहाँ से भी 100% आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो अब टॉपिक देख लेते हैं, सारे टॉपिक पढ़ने हैं या फिर हमें एक दो इसमें से पढ़ना है। तो आपको बता दें उत्तर पथ अभियान पढ़ लीजिएगा, दक्षिण पथ अभियान पढ़ लीजिएगा। बस यही दो अगर आप पढ़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं अदर टॉपिक की। तो अदर टॉपिक में आप समुद्रगुप्त के शासक के रूप में मूल्यांकन आप पढ़ सकते हैं। मूल्यांकन में आपका सब कुछ आ जाएगा, ऊपर के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं फटाफट लाइक और शेयर करते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपकी यूनिट है थर्ड यूनिट, यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में जो आपका टॉपिक बन रहा है कुमारगुप्त प्रथम, उसके उत्तराधिकारी, गुप्त साम्राज्य का पतन। बहुत इम्पोर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे जरूर याद करके जाइएगा, इसके कारण क्या रहे। ठीक है, कारण 100% आएगा। अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त का जो है प्रारंभिक जीवन याद कर लीजिएगा, कुमारगुप्त की उपलब्धियां याद कर लीजिएगा, और कुमारगुप्त से संबंधित प्रमुख अभिलेख इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। और इसमें और स्कंदगुप्त, साथ में यहाँ पुष्यमित्र भी है और स्कंदगुप्त भी है। तो स्कंदगुप्त की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियाँ क्या रहीं, तो तीनों यहाँ पर हेडिंग ये तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। अब देखिए जो टॉपिक मैंने आपको बताया था गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, तो राजनीतिक कारण अलग हैं, प्रशासनिक अलग हैं, आर्थिक अलग हैं, धार्मिक अलग हैं। चारों को याद करके जाइएगा, 100% ये आपके एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर एक टॉपिक बन रहा है तकनीकी, ये टॉपिक नहीं है शायद, ये लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो है।
चलते हैं आगे फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं, हम जो बताते हैं उसको तो आप तैयार करते ही हैं, आप उसके अदर भी आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं तो उनको भी आप अच्छे से तैयार करके जाया कीजिए। लाइक शेयर करते रहिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 4 पर। गुप्त काल, प्रशासन, कला, विज्ञान एवं साहित्य। बहुत इम्पोर्टेंट है ये यूनिट भी आपकी, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहले प्रशासन, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल की, पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू तो इसको कर ही लीजिएगा। अब चलते हैं सैन्य संगठन, सैन्य संगठन, फिर उसके बाद पुलिस व्यवस्था, उसके बाद न्याय प्रशासन, राज्य। अब बात करते हैं कला की, 99% करके जाइएगा। गुप्त काल की कला के बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये भी ऊपर वाला गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 2 टॉपिक इसमें प्रशासन व्यवस्था और कला व्यवस्था जो भी था उनका, उसको बारे में पढ़ लीजिएगा। कला और प्रशासन 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे 4 पूछे गए हैं ऊपर यूनिट में, लेकिन 2 तो आप करके जाइएगा, वहाँ से 99% आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर हम। गुप्त काल में व्यापार तथा वाणिज्य, ठीक है। यूनिट 5 अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो इस यूनिट को आप कर लीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है आपकी हर्षकालीन सांस्कृतिक जीवन, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी 99% आप मान के चलिए प्रश्न आपका बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि क्या बन सकता है। हर्षकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या रही हैं, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा सभी को। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन ही आपका बन सकता है, ठीक है। उपलब्धियाँ जितनी भी हैं 4 से 5 जरूर पढ़कर जाइएगा। चलते हैं आगे। गुप्तोत्तर प्रशासन, कृषि एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि जब गुप्त काल खत्म हो चुका उसके बाद जो काल आया उसमें किस प्रकार का प्रशासन रहा, किस प्रकार की कृषि रही, किस प्रकार की उनकी राज्य व्यवस्था रही। तो प्रशासन और कृषि के बारे में तो प्रशासन हम पढ़ चुके हैं ऊपर, हमें सिर्फ यहाँ पर जो कृषि है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। बाकी इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहाँ पर चोलों का स्थानीय प्रशासन आप पढ़ सकते हो, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपका निकल सकता है। सामंतीवाद राज्य व्यवस्था पढ़ सकते हो, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। लेकिन कृषि जरूर पढ़कर जाइएगा, कृषि से संबंधित प्रश्न आपका बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने जो भी आपको बताया है कि ये वाला इस वाले का क्वेश्चन बैंक भी पड़ा हुआ है STSU की प्लेलिस्ट में, सेकंड सेम में ही है शायद, सेकंड सेम की आप चेक करिएगा। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में दोनों में से किसी में होगा, या फोर्थ सेम में 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, तो उनमें से किसी में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। राजपूतों का उदय तथा भारतीय सामंतवाद, विविध दृष्टिकोण, यहाँ पर राजपूतों का उदय 100% करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली आपकी। और सामंतवाद का विवाद, इसको आप गो थ्रू भी कर जाइएगा, लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा, राजपूतों के उदय के क्या कारण रहे, ठीक है, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से विकास हुआ, वो सब आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं 9। अभी हमें नहीं पता कितनी यूनिट है इसमें, हम करते जा रहे हैं स्क्रॉल। आपकी यूनिट 9 पल्लव, चालुक्य, चोलकालीन, दक्षिण भारत, 99% करके जाइएगा। ये यूनिट भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है ये चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे पल्लव की राजनीतिक घटना, राजवंशों का प्रारंभिक इतिहास बताइए, राष्ट्रकूट कौन थे उनके बारे में समझाइए, चालुक्य कौन थे। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है और चोल है। इन 3 को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बाकी इनको आप पढ़ लीजिएगा, चेर, पांडव और चालुक्य को, ठीक है। अब बात करते हैं इनके राज्य और प्रशासन। अब जैसे चोल कौन थे, चोल के बारे में बताइए, उनकी राज्य और प्रशासन किस प्रकार था, तो इस प्रकार यहाँ से इसको आप निकालेंगे इस वाले आंसर को, ठीक है। चलते हैं आगे।
बाकी मैं ये भी बोलती रहती हूँ कि जितना मैं बता देती हूँ उसको तो आप पढ़ते ही हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ कर जाया कीजिए, क्योंकि कुछ अपने आप से भी आता है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है यूनिट। राष्ट्रकूट आप पढ़ चुके हो। पाल और प्रतिहार आपको यहाँ अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इनकी त्रिपक्षीय संघर्ष किस प्रकार का था, क्यों था, इसको आपको पढ़ना है। तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इनके बारे में। राष्ट्रकूट तो ऊपर पढ़ ही लिया है अपन, उनका संस्कृत सभी कुछ ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाल और प्रतिहार भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और इनका त्रिपक्षीय संघर्ष किस प्रकार का था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण कौन कौन से रहे, द्वितीय प्रथम चरण कितने चरण रहे, 6 चरण रहे। 6 के 6 चरण पढ़कर जाइएगा। 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा इस यूनिट से। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। जहाँ मैं कह रही हूँ कि 100% उस यूनिट को करके जाना, तो वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं उत्तर भारत में राजपूतों का उत्थान, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति। यहाँ आप बस एक बार इसको नज़र दौड़ा लेना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, तो इसको आप एक बार सारी यूनिट को देख लीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर। 11 हो चुकी हैं, 12वीं यूनिट पर आ गए। मुझे लग रहा है 12 या 13 यूनिट होती हैं। अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति तथा अरबों के आक्रमण का प्रभाव। 12वीं यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, 99% मान के चलिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न बनेगा कैसे, अरब आक्रमण के क्या प्रभाव रहे, पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर सिंध राज्य। अब यहाँ पर अलग अलग आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप जरूर पढ़कर जाइएगा, अरब आक्रमण के क्या प्रभाव रहे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर। 13 पर आ चुके हैं, मुझे लगता है बस 13 यूनिट होंगी। महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रभाव। अच्छी यूनिट है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा आपका। अब देखना है क्या बन सकता है। मोहम्मद के आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण है कब, 1192 का तराइन युद्ध, कन्नौज पर अधिकार, मोहम्मद गौरी तथा उसके सेनापतियों की अन्य विजय। इसको मत पढ़ लीजिएगा, इसका तराइन का युद्ध पढ़ लीजिएगा और इसके आक्रमण के प्रभाव, बस 2 टॉपिक आप करके चले जाइए, ठीक है, इस वाली यूनिट में से। चलते हैं आगे, 14 यूनिट है, चलते हैं 14 पर आ चुके हैं। तुर्क आक्रमण की पूर्व संध्या में भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दशा। तो तुर्क आक्रमण के इसको भी आप इस यूनिट को भी गो थ्रू बस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं, तो इसको एक बार पढ़कर ज़रूर चले जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। जो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये 100% आएंगे ही आएंगे, तो उनको हम आपको बताते हैं। 99% आते हैं। ये आप यूनिट गो थ्रू जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। अब जैसे मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय भारत की राजनीति की स्थिति, कश्मीर के बारे में पूछ सकते हैं, दक्षिण के राज्य के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये अनहिल वाड़ा के चालुक्य के बारे में पूछ सकते हैं, बुंदेलखंड के चंदेल, कलचुरी के चेदी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ, और फटाफट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।